इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति किस प्रकार से होती है, एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में पैतृक लक्षण कैसे पहुंचते हैं, उनके जो अणुओं मतलब उनकी जो रासायनिक संरचनाएं होती हैं उसमें क्या क्या ऐसा पाया जाता है जिसके द्वारा वंशागति संभव होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि पैतृक लक्षण उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं, जैसा पेरेंट होता है उसी के अनुरूप संतानें बनती हैं, और उसके बारे में उन्होंने अपने नियमों के माध्यम से बताया। यहाँ पर जब आणविक आधार की बात होती है तो देखा जाता है कि वंशागत के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। जैसा कि जीन मुख्य रूप से वंशागति का आधार होता है या वंशागत की इकाई होती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका में पाई जाने वाली केंद्रक की संरचना को जब देखते हैं तो उसमें कई प्रकार से रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे अगर सामान्य तौर से हम किसी केंद्रक की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई केंद्रक है, केंद्रक की हम संरचनाएं बनाते हैं तो यहाँ पर इसमें एक छोटा सा पिंड पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे केंद्रिका कहते हैं। इसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस के बाद इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, क्रोमैटिन पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियोप्लास्ट मतलब केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये इसकी बेसिक संरचना होती है, लेकिन इसी में कुछ द्रव पाया जाता है जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है इसी में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, या इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, दो प्रकार से होता है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पर आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली डीएनए ही वंशागत में सहायक होती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिक्सचर, इन्होंने केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव की जांच की और उन्होंने देखा कि केंद्रक में जो द्रव पाया जा रहा था उसमें सल्फर की मात्रा नहीं पाई जा रही थी। सल्फर के अतिरिक्त उसमें अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जा रहा था। तो इन्होंने पता लगाया कि यदि इसमें सल्फर नहीं पाया जा रहा है तो यह प्रोटीन नहीं हो सकता, अर्थात प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है।
तो इसमें सल्फर की मात्रा इन्होंने नहीं पाई और देखा कि इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिल रहा था। तो इन्होंने इस आधार पर पता लगाया कि केंद्रक में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या जिस रासायनिक पदार्थ को उन्होंने अलग किया था उन्होंने उसे प्रोटीन युक्त नहीं माना और उसे दूसरा उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन नाम दिया और वो बताया कि केंद्रक में जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है वो प्रोटीन नहीं होता है, वह न्यूक्लिन होता है। इसके बाद 1889 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस रासायनिक पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो फ्रेडरिक मिशेल ने इसकी खोज की थी और इसका नाम न्यूक्लिन रखा, लेकिन 1889 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस रासायनिक पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड के नाम से बताया। न्यूक्लिक एसिड के खोज का जो श्रेय जाता है वह फ्रेडरिक मिशेल को जाता है और जो नाम दिया उन्होंने अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड में उनके कंपोनेंट के बारे में। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है और कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है तो न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, इसको नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है शर्करा होती है। तीसरा जो होता है वह फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। ये तीन प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। सबसे पहला है नाइट्रोजनस क्षार, दूसरा है शुगर और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनी क्षार बेसिकली दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पेरिमिडिन। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार से होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पेरिमिडिन होता है। दूसरा अगर इसमें बात करें तो प्यूरिन दो प्रकार का होता है, पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। और पेरिमिडिन तीन प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इस प्रकार से नाइट्रोजनी क्षार 5 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार 5 होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, पेरिमिडिन नाइट्रोजनी बेस के प्रकार होते हैं, लेकिन प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, और पेरिमिडिन 3 प्रकार का होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसी प्रकार से शुगर की जब बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरी होती है राइबोज शुगर। शर्कराएं 2 प्रकार की, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। ये होता है फास्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर इनका हम आरेख बनाएं तो इस प्रकार बनेगा।
यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का, प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन दो प्रकार से, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन तीन प्रकार से, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर शुगर दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। फास्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, जिसे H3PO4 कहते हैं, किस संकेत से जानते हैं। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये तो डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब आरएनए की अगर बात करें तो उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। इसके शुगर आपने देखा दो प्रकार से, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जिस न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाएगी उसे हम डीएनए कहेंगे, और जिसमें राइबोस शुगर पाई जाएगी उसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।